कहा कि वहां एक इंतकाल हो गया है। और मैं ये समझता हूं कि अभी राजनीतिक लड़ाई ठीक है, मंच सभाएं ठीक है, लेकिन अगर हम किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते तो इसका मतलब हमारी इंसानियत मर गई। तो मैंने इनसे कहा कि चलो सभा जल्दी खत्म करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि आपने मेहनत करके पैसा खर्च करके अपना समय आपने दिया है, आप यहाँ बैठे, इसलिए कम बातों में सभा खत्म करेंगे, उनके बीच में चलेंगे और जो दुख है उनका बांटेंगे। बाकी मैं मानता हूं इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी, ये सब जिस कुदरत ने, ऊपर वाले ने जन्म दिया है उनके हाथ में, उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता, बस कर्म करता। तो यहाँ पर सभी पुनः सभी साथियों का धन्यवाद, हमारे प्रशासन के लोग, पुलिस के लोगों का भी धन्यवाद। अब मेरे बारे में मुझसे पहले बहुत सारे हमारे सीनियर साथी अपनी बात करते हुए कह रहे थे। ये सच है कि जब जुर्म जाति अत्याचार होता है, ना मैं सरकार देखता हूं, ना जाति देखता हूं, ना घर, ना प्रदेश देखता हूं, जहां भी किसी में जुर्म जाति अत्याचार होता है, मैं अपनी ड्यूटी अदा करने जाता हूं। और ये काम पिछले 10 साल से मैं हर दिन करता हूं। आप बहुत जागरूक लोग हैं, मुझे बताया गया अम्पाल जी द्वारा कि यहाँ पहले बहुत ताकत तैयार की गई। मेरे पास तो लोग बैठे, बहुत सम्मानित लोग हैं क्षेत्र के, यहाँ तमाम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन आज हमारे प्रदेश और देश के हालात क्या हैं, ये मैं देखना चाहता हूं। हमारे प्रदेश और देश के हालात ये हैं कि अगर कोई अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आजादी पर कोई सवाल कर देता है तो सवाल करता बाद में, मुकदमा पहले लिखा जाता है। जो चोरी लूटपाट करके गरीबों का पैसा लूट के किसानों की जमीन दबा के, कमजोरों की जमीन दबा के बैठे, उन तक तो शायद कानून के हाथ सामने आते, लेकिन गरीब आदमी की गिरबान पर कानून का हाथ जमते चला जाता है। और आजकल न्यायपालिका द्वारा नहीं हो रहा, बुलडोजर द्वारा हो रहा। तमाम तरह से जो और कमजोरों को कमजोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों गुलामी काटने के लिए देश के शहीदों ने बहुत बलिदान दिए, और कोई एक जाति धर्म के लोग नहीं थे, सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। सबने संघर्ष किया, तब जाकर आजादी आई। आजादी के साथ बहुत सारे लोगों के संबंध में सवाल थे कि आजादी तो आ गई है, लेकिन क्या इस मुल्क में हम सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा? उस बराबरी के अधिकार के सपने को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तैयार किया और हर व्यक्ति को एहसास दिलाया कि इस मुल्क में आपकी बराबर की हिस्सेदारी है, आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा होगी, आपको अवसर मिलेंगे, सामाजिक गैर बराबरी खत्म होगी, छुआछूत खत्म होगा, भाईचारा आएगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, आपको अपने दीन की, धर्म की आजादी होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, दुनिया में नाम होगा। लेकिन हुआ ये, मैं इसमें दुश्मन की ताकत नहीं मानता, आपकी लापरवाही मानता हूं। आपने ऐसे लोगों को मौका दिया, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े रहे कि उन्होंने ना अपना काम किया, ना आपका काम किया। आज मुल्क में हालात है, उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार उनका बस चले तो वो आपसे अपनी रोजी रोटी का अधिकार में छीन ले। नए नए कानून बन रहे हैं, यहाँ ठेली नहीं लगेगी, ये दुकान नहीं खुलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब चीजें इसलिए बन रही है क्योंकि वो आज भाजपा आरएसएस के लोग सरकार में बैठे हैं और सरकार में बैठ के सरकारी मशीन से गरीबों को सताने का काम कर रहे हैं। ना किसान खुशहाल है, ना मजदूर खुशहाल है, ना व्यापारी खुशहाल है, ना दलित पिछड़े मुसलमान खुशहाल है, ना ही महिलाएं सुरक्षित है। रोज ये हत्याएं हो रही है और हम जाए तो जाए कहां? जाते हैं थाना कचहरी में तो पुलिस के अधिकारी बेचारे करना भी चाहे तो सरकार के नेता का, मंत्री का फोन आता है कि चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वो। आज हालात ऐसे हैं, लोग बेबस है, लाचार है, नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, भर्ती आती नहीं है, घोटाले हो जाते हैं। कोई भर्ती आ जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती कर आरक्षण में घोटाले हो जाते हैं। और हालत तो ये है, ये भी नहीं पता जो आज पुलिस के लोग हमारे खड़े हैं कि इनकी नौकरी भी कितने दिन की है। आज ये भी नहीं पता कि कब सस्पेंड हो जाए या कोई नया नियम आके इनको भी बाहर कर दे। तमाम अधिकारी, कर्मचारी सब लोग परेशान हैं और सब चाहते हैं कि मुक्ति मिले, मगर मुक्ति कैसे मिलेगी जब वो सत्ता में बैठे हैं? सत्ता में बैठ के आपको फिर थोड़ा खिलाएंगे, सत्ता में बैठ के तो इंतजाम करेंगे। उनको मीडिया के लोग अवसर नहीं है। कोई अगर मीडिया का साथी ईमानदार से पत्रकारिता करना चाहे
तो उसको भी नहीं पता कि सामने से जेल में रहेगा, घर में रहेगा, उसको भी नहीं पता। कई पत्रकार अभी परसों एक पत्रकार पीटे गए और वो पत्रकार गुप्ता जी कोई थे बेचारे, और वो वीडियो करके कह रहे थे कि एक पत्रकार को पीटे का मैंने वीडियो बनाई तो मेरा फोन तोड़ दिया और 4-5 अधिकारियों ने मुझे पीटने का काम किया। हालात ऐसे हैं, सब बेबस से लाचार सोचते हैं कि हो क्या, मगर मैं समझता हूं इससे बुरे बुरे समय देश में देखते हैं। एक ऐसा भी दौर था कि देश में अंग्रेजों के राज में बहुत आजादी नहीं थी, न पढ़ने की, न लिखने की, न आगे बढ़ने की। हमने तब भी संघर्ष किया, हम तब भी लड़े और इन हालातों से भी हम लोग निकल जाएंगे अगर हम बुनियादी फैसले समझदारी से करने लगे। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैंने 16 महीने जेल काटी, कोई चोरी डाका डाल कर नहीं काटी, बस अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। और मैंने देश भर में कहीं भी, अगर आप मेरा काम उठा के गिनने लग जाओगे तो आपके दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन शायद आप मेरे आंदोलन ना पढ़ पाए। मैंने इतने आंदोलन मुल्क में किए। जब भी कहीं किसी के साथ अन्याय हो, चाहे 2 अप्रैल का अन्याय हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे CNPR राशि का मामला हो, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, जिनको नेता आपने बनाया, जिनको सींचा आपने, जिनको ताकत दी आपने, जिन लोगों को आपके लिए आगे खड़ा होना चाहिए था, जिनको आपने जमीन से उठाकर सर पर उठाया, जब आपने मुसीबत आई आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। आप समाज में देख रहे थे कोई आपकी आवाज उठाया। एक ऐसा भी बनाया उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्रियों में 2022 से पहले उन्होंने कहा ऐलान करके कि मुसलमानों ने तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को सड़क पर बिठा दिया, खुद घर में घुसकर रजाई में बैठे। ऐसा समझ लिया और ऐसा समझ भी देखा कि जब किसानों के साथ अन्याय हुआ लखीमपुर में, बीजेपी के एक नेता पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं तो पुलिस के सहारे से सब लोग को जाने से रोक दिया जाता है। मैं वहां भी 7 घंटे मोटरसाइकिल चला कर पहुंचा और मेरा प्रयास यही था कि जब कल मेरा सामना हो आप लोगों को तो मैं कम से कम आप मिलाकर कह पाऊंगा कि जब आपके साथ कोई अन्याय हुआ तो चंद्रशेखर घर पर नहीं बैठे। जब दिल्ली में NPR NRC की लड़ाई हुई तो मुझे जबरन पकड़ के कानून व्यवस्था में मेरा भरोसा इसलिए टूटा कि मैं निर्देश होते हुए मुझे जेल भेज दिया गया, ये कहते हुए कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया। 29 दिन में जेल में रहा, खूब लाठियां खाई, अन्याय सहा। उसके बाद आया तो मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप दिल्ली में नहीं रहोगे, आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश 24 घंटे के अंदर। ये हमारा मुल्क है, हम टैक्स देते हैं, हम अपनी जीवन लगाते हैं। किसान मजदूर लोग बिल्डिंग बनाने में अपनी मेहनत लगाते हैं, पसीना लगाते हैं। और जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली नहीं रहोगे, दिल्ली देश की राजधानी है, मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? मैं 24 घंटे अड़ा रहा दिल्ली में और ये ऐलान करके आया कि पूरे 5,000 साइन बाग बना के आपको आपके अन्याय के खिलाफ रोकने के इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। और आया सबसे पहले घर नहीं गया, नेटोर गया, जहां सीधी गोलियां मारी गई। आप जानते हैं, देखो मैं पुलिस को इसको ज्यादा नहीं कहता, पुलिस सरकार की होती है। आज जिनकी सरकार उनके साथ में काम करके कलाल आ जाएगी, आपके साथ में काम करेंगे। मैं पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं मानता, ये तो नौकर लोग हैं बेचारे, सरकार की नौकरी करते हैं, अपने बच्चे पालना है इनको, ये क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? ये अगर कुछ करना भी चाहे तो इनके हाथ बांधे हुए, इनसे मुझे कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। मैं मानता हूं मैंने सरकारें भी देखी है। फिर मैं यहाँ से चला गया और देश भर में जहां भी अन्याय हुआ, यहीं आपके यहाँ बराबर में एक जिला पड़ता, वहां तबरेज टंकी में मार दिया गया, 2 फुट की टंकी में, कहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया। और उसके परिवार ने उनसे कहा कि भाई आप आ जाओ, उसकी लड़ाई लड़ने फैक्ट्री ले गया और उनका मुकदमा दर्ज करा पुलिस के खिलाफ, पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ। जितनी मेरे अंदर हिम्मत थी, चाहे नासिर जुनैद की हत्या हो, चाहे यहाँ इंद्रशेखर के साथ अभी हत्या हो गई, एक मिस्त्री को मार दिया गया, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है। और जहां जहां यही बिजनौर में एक बेटी के साथ रेलवे स्टेशन के पास अन्याय हुआ, जहां मेरे अंदर हिम्मत में मैं गया और लड़ा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ये लोकतंत्र है, सड़कों पर आवाज उठाता है, मीडिया जितना छाप सकते छाप देती है, लेकिन जिनको जवाब देना है वो जवाब नहीं देते क्योंकि सड़क पटल नहीं है। इस देश में अगर ताकत है प्रदेश के अंदर तो विधानसभाओं में, सदन में, क्योंकि कानून वहां बनते हैं, कानून वहां से इम्प्लीमेंट होते हैं और सवाल का जवाब सरकार को वहां देना पड़ता है। या फिर संसद में ताकत है, कानून वहां से बनते हैं, कानून वहां से लागू होते हैं और कानून आपको मानने पड़ते हैं। और कानून में कितनी ताकत है आप जानो। कोरोना काल आया तो पुलिस सरकार ने कहा कि 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, आप लोग घर में बैठे। कानून आया कि 500 रुपये जुर्माना लगेगा अगर मास्क नहीं पहना होगा, आपने माना। कानून यहाँ नहीं बनते, कानून सरकारें बनाती है। इसलिए मैं अपने लोगों को समझाने के लिए निकला हूं। आपके पास नगीना जो पार्लियामेंट है, ये 3 चुनाव में आओ, नगीना पार्लियामेंट
और मीडिया के साथ भी यहाँ, और पता नहीं आप किस तरह लिखेंगे मैं नहीं जानता। पहला परिणाम यहाँ समाजवादी पार्टी यशवीर सिंह बने हैं। कितना काम किया है आपके क्षेत्र में आप कर जानते हैं, और आपके लिए क्या किया है ये आप जानते हैं। कभी आपने पूछा तो मुझे बताओ। फिर दूसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, यशवंत सिंह कितना काम किया, क्या विकास किया, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितनी फैक्ट्री लगवाई, कितने लोगों को रोजगार दिया, आप जानते। फिर तीसरे एमपी आपने गठबंधन के बनाए। मैं यहाँ नेता के हैसियत से नहीं, आपके क्षेत्र की लड़ाई लड़ने के हैसियत से पूछ रहा हूँ। अभी आपने तीसरे एमपी गठबंधन के बनाए, आप बताओ आप नेता किस योग्यता में चुनते हो? इसलिए कि उसे हरा दो, उसे जिता दो, उससे डर जाओ, या इसलिए ये नेता सदन में जाके आपकी लड़ाई लड़े, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो, जब आपके साथ अन्याय हो आपकी आवाज उठाए, ये सोच के नेता तय करते हो, या किसी को हराना जिताने तय करते हो? ये लोकतंत्र है। किसी को हराना जिताना बंद करो, अपनी ताकत बनाना शुरू करो। अगर आपको ताकत नहीं होगी तो जुर्म जाति अन्याय अत्याचार होंगे। और मैं जिनको गुरु माता मानने वाले काशीराम साहब वो कहते थे कि लोकतंत्र में जिनके पास ताकत नहीं होती उनकी बहन बेटे का अपमान भी होता है, उनके साथ जुर्म जाति भी होती है, और उनके हाथ ऐसे फैले हुए होते हैं। सरकार राशन देके आपके वोट को लूट रही है। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बच्चों कुर्बानियों से मिला है। अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं देश में आजादी रहे, सामाजिक धार्मिक आर्थिक आजादी रहे, और आने वाले कल में राजनीतिक आजादी रहे, आपके यहाँ से एमपी मेरे बने, प्रधान सरपंच बने, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत आपके यहाँ चुनाव हो नगर पालिका के, तो फिर आपको ये लोग जो आपके वोट लेके काम नहीं करते, आप इनको टक्कर आपको देनी पड़ेगी। अगर आप इनको टक्कर नहीं दोगे तो फिर आप अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद रहेंगे। और मेरे लोग तो जिनमें मैं पैदा हुआ, जो मेरी माए बहन बैठे तो कितनी ठगी गई है पैदा जाकर। चुनाव के बाद तो उनकी बस्ती में कोई पैरा नहीं आता। अभी बीजेपी के लोग, तमाम पार्टी लोग निकलेंगे, कहेंगे खाना खाएंगे, ये करेंगे। ये वोट हमें खाना खाने खिलाने की नहीं मिली। जो अधिकार हमें नहीं थे संविधान से पहले, उन अधिकारों को लागू कराने के लिए वोट की ताकत मिलेगी। अपनी ताकत को मजलूम, पिटे हुए, सताए हुए, गरीब, कमजोर इकट्ठे हो जाए महिलाएं, और ताकत बना के अपनी लड़ाई लड़ें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हालात ये है, कोई पैसे वाला राजनीति नहीं कर सकता, कोई व्यापारी राजनीति नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वाले सुबह उसकी गर्दन पकड़कर शाम के टाइम भारतीय जनता पार्टी में। आज तो मैंने ये भी देखा, मैं विष्णु हो रहा था, मैंने देखा बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग बेचारे बीजेपी का ठंडा लगा घूम रहे। मैंने रात में कहा क्यों घूम रहे, तो कहा थोड़ा व्यापार करते बंद हो जाएगा, किसी नहीं लगाएंगे। तो ये हालत हो गई है कि डरा के, धमका के, लूट के, बेबस करके राजनीति की जा रही है। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं यहाँ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपके स्कूल कॉलेज बंद ना हो, अच्छे अस्पताल बने, उनमें आपके लिए इलाज की व्यवस्था हो, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, लोन मिले, लोगों को काम करने का अवसर हो, और तमाम तरह से जो अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए जो अन्याय किया जा रहा है, स्पेशली मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, ये बंद, सिखों पे, जैन पे, बुद्धिस्टों पे कहाँ जाती है? कोई बहुत बुद्धिस्ट व्यक्ति कोई तो कार्यक्रम करके दिखाए, परमिशन लेनी पड़ेगी। और तब पुलिस के लोग आके किसी के इशारे में नेता करके महापुरुष लोग तस्वीरें पहनते पता ही नहीं। अगर कोई मुसलमान काम का कोई अपना धार्मिक आयोजन करना चाहे कर ही नहीं सकता है, कोई सिख और जैन करना चाहे कर ही नहीं सकता है। जैन समाज के लोग जिनमें भी काम करते सब पर भाजपा के लोगों ने कब्जा कर लिया। उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को गुलाम बनाया था, वो चाहते हैं कि अडानी अंबानी देश के सारे बिजनेस पे कब्जा कर ले, और वो व्यापारी हिंदू मुसलमान कोई भी हो